गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम शुरू कर रहे हैं टेंसर एनालिसिस। तो टेंसर एनालिसिस शुरू करने से पहले उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं, उसका इंट्रोडक्शन जानते हैं। उसका इंट्रोडक्शन है क्या? इंट्रोडक्शन है सम फिजिकल क्वांटिटीज स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड while other by magnitude and direction both, but certain quantities are associated with two or more directions. Such a quantity is called tensor. मतलब कुछ कुछ क्वांटिटीज होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे होते हैं जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी मिलते हैं जिसका दो या दो से अधिक डायरेक्शन होते हैं, दो या दो से ज्यादा डायरेक्शन होते हैं। तो वैसे क्वांटिटीज को हम लोग कहते हैं टेंसर, ठीक है। मतलब टेंसर इज ए वेक्टर फॉर व्हिच डायरेक्शन इज टू और मोर। मतलब कि दो या दो से अधिक डायरेक्शन होता है जो जिस क्वांटिटी में, उस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं टेंसर, ठीक है। इसका एक एग्जांपल क्या है? द स्ट्रेस ऑफ ए पॉइंट on an elastic solid is an example of a tensor which depends on two direction, one normal to areas and other that of a force on it। मतलब कि स्ट्रेस ऑफ ए पॉइंट ऑन एन इलास्टिक सॉलिड इज एन एग्जांपल ऑफ ए टेंसर। जब एक इलास्टिक सॉलिड को हम स्ट्रेच करते हैं, मतलब कि फोर्स लगाते हैं, दोनों तरफ खींचते हैं, तो उसके फोर्स के डायरेक्शन में एक फोर्स होता है, मैंने एक डायरेक्शन होता है, उसका डायरेक्शन मतलब कि उधर लंबा होता है। लेकिन उसका जो एरियाज है, सरफेस एरियाज जो है, वो अगर मतलब कि जितना है वो घटते जाता है, मतलब पतला होते जाता है। तो उसका नॉर्मल जो है, नॉर्मल का डायरेक्शन में एक काम कर रहा है, एक डायरेक्शन, ठीक है। नॉर्मल का डायरेक्शन क्योंकि वो घट रहा है, इधर बढ़ रहा है, तो दो डायरेक्शन, इधर घट रहा है, घटने का डायरेक्शन, फिर बढ़ने का डायरेक्शन, तो दो डायरेक्शन। इसीलिए इलास्टिक स्ट्रेस ऑफ ए पॉइंट ऑन एन इलास्टिक सॉलिड इज एन एग्जांपल ऑफ ए टेंसर, ठीक है। अच्छा, और क्या है, एक बात है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ टेंसर आर डिपेंड्स ऑन फ्रेम इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस यूज्ड टू डिस्क्राइब देम। तो जो टेंसर को जब हम डिस्क्राइब करेंगे, तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ये में हम टेंसर को डिस्क्राइब करेंगे, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर वो डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक है। इसके बाद एक चीज हम लोग जानते हैं, समेशन कन्वेंशन। कंसीडर द समेशन कन्वेंशन। समेशन consider the summation ai xi is equal to a1 x1 plus a2 x2 plus dash plus n xn, ठीक है। तो ये जो समेशन है, इस समेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो x1 x2 x3 सबको इन टेंसर एनालिसिस, ये x1 x2 x3 को क्या बोलते हैं? सबस्क्रिप्ट ऑफ द सिंबल, ठीक है। मतलब कि इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट ऑफ द सिंबल। 1 2 ये जो है ना, ये सब को बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। इन टेंसर एनालिसिस सबस्क्रिप्ट ऑफ द सिंबल x1 x2 x3 xn आर रिप्लेस्ड, इसको रिप्लेस करते हैं बाय द सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट मतलब x का जो ऊपर में 1, ये नीचे 1 था, इसको लेकिन पावर नहीं पढ़ेंगे, x का पावर 1, x का पावर 2, x का पावर 3 डैश डैश x का पावर n, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। इसको भी x1 x2 x3 डैश डैश xn ही पढ़ेंगे। लेकिन ये क्या है? सुपर स्क्रिप्ट, लेकिन व्हिच डज नॉट स्टैंड फॉर पावर ऑफ एक्स। ये पावर ऑफ एक्स इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बट एक्ट एज लेवल्स टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट सिंबल। लेकिन ये x1 और ये x1, ये दोनों डिफरेंट सिंबल है, ये सिंबल वो सिंबल नहीं है। x2 और ये x2, ये दोनों डिफरेंट सिंबल है, ठीक है। हेंस इक्वेशन 1 इज रिटन एज, अगर मान लीजिए कि ये जो सबस्क्रिप्ट को अगर हम लोग सुपरस्क्रिप्ट में अगर हम लोग रिप्लेस करेंगे, तो क्या हो जाएगा ना, ये जो है a1 x1 की जगह x1 माने ऊपर वाला, ये जो ये था सबस्क्रिप्ट को सुपरस्क्रिप्ट में हम रिप्लेस कर दिए, x2। अगर सबस्क्रिप्ट को सुपरस्क्रिप्ट में रिप्लेस करते हैं तो हम लोग इस प्रकार से इसको करते हैं। देखिए इक्वेशन 2 जो है, इक्वेशन 2 जो है, ये इज मोर कन्वीनियंटली रिटन एज सिंपली ai xi। इसको हम लोग ai xi लिखेंगे बाय ड्रॉपिंग समेशन नोटेशन। ये समेशन नोटेशन को हम ड्रॉप करके मैंने छोड़ देंगे, खाली ai xi लिख सकते हैं। इन व्हिच द रिपीटेड इंडेक्स i सक्सेसिवली टेक अप द वैल्यू 1 2 3 n। मतलब कि इसको हम लोग ऐसे, इसको अगर हम ड्रॉप करके लिखेंगे तो ai xi मतलब हो गया, ये जो ai
xi मतलब हो गया, ये मतलब हो गया मैंने ये इसके ब्रैकेट में लिखेंगे i इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश n, इसका मतलब हो जाएगा a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस डैश 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 लास्ट में प्लस an xn। ठीक है, तो उसको हम लोग ड्रॉप करके ऐसे लिखेंगे। रिपीटेड इंडेक्स i, यहाँ i जो है ना रिपीटेड इंडेक्स है, देखिए i 1 1 2 2, तो यहाँ पर i क्या है रिपीटेड इंडेक्स, यहाँ आ रहा है उसके बाद यहाँ भी आ रहा है। ये जो रिपीटेड इंडेक्स i ओवर विच समेशन इज टू बी डन, जिसके ऊपर में ये समेशन लगाया गया है, इस इंडेक्स को, ये जो रिपीटेड इंडेक्स i, इसी को कहते हैं डमी इंडेक्स। मतलब जो रिपीटेड इंडेक्स है उसी को कहते हैं डमी इंडेक्स। सिंस इट डज नॉट अपीयर इन फाइनल रिजल्ट, क्योंकि ये फाइनल रिजल्ट पर ये अपीयर नहीं होता है, इसीलिए डमी इंडेक्स अपीयर्स इन बोथ सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट इन द समेशन। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे मान लीजिए एक ही मतलब कि वेरिएबल है, टेंसर ए है, तो ये यहाँ पर आई है, यहाँ भी आई है, तो ये भी जो है, ये जो इसमें जो ये जो इंडेक्स बोलेंगे आई, ये आई को भी हम लोग डमी इंडेक्स बोलेंगे, क्योंकि ये रिपीटेड हो रहा है। रिपीटेड इंडेक्स मतलब डमी इंडेक्स। ठीक है, और जो हम बोल रहे थे कि समेशन को ड्रॉप करके हम लोग लिखेंगे, ये आइंस्टाइन का जो मैंने आइंस्टाइन इसको यूज किया था वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। ठीक है, तो समेशन को अगर हम ड्रॉप कर देते हैं, जैसे यहाँ पर एक है, मतलब मान लीजिए कि f एक फंक्शन है xi वेरिएबल, जैसे ही हम यहाँ पर i का बात कर रहे हैं तो i इज इक्वल टू 1 to n, मतलब ये xi का मतलब हुआ इसमें है x1 x2 सॉरी x1 x1 x2 x3 डैश 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 xn। ठीक है, तो f इज फंक्शन ऑफ n वेरिएबल xi का मतलब ये, दैट इज f इज इक्वल टू हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। देन इसका अगर हम लोग डिफरेंशियल करते हैं तो df इज इक्वल टू हो जाता है टोटल डिफरेंशियल से, जैसे ये होता है टोटल डिफरेंशियल से, डेल f बाई डेल x1 पहला वेरिएबल इंटू dx1 प्लस डेल f बाई डेल x2 दूसरा वेरिएबल इंटू dx2 प्लस डॉट डॉट प्लस डेल f बाई डेल xn dxn। तो इसको हम लोग अगर लिखा जाता, मैंने समेशन दे के अगर लिखा जाता तो कैसे लिखा जाता ना, समेशन डेल f बाई डेल xi dxi, इसका वैल्यू ये होता। लेकिन समेशन कन्वेंशन, आइंस्टाइन का जो समेशन कन्वेंशन है उसके आधार पर आइंस्टाइन ने ये जो समेशन है उसको ड्रॉप कर दिया है और उसको जनरली इंडिकेट किया है, ये जो i है, i मतलब i के जगह 1 to n है, तो इसके बदले में हम सिर्फ इसी को लिख देंगे और इसी से हम समझेंगे ये i का वैल्यू, यहां पर मतलब साइड में लिख देंगे where i is equal to 1 2 3 डैश 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 n। तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का ट्रांसफॉर्म मतलब जैसे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसको ले जाना। जैसे मान लीजिए कि कोई एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट कार्टेशियन सिस्टम में है, तो उसको कैसे हम लोग माने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले जाएंगे। ठीक है, तो इसका हम लोग ये सीखेंगे। तो देखिए मान लीजिए कि एक पॉइंट है टू डायमेंशनल स्पेस में, टू डायमेंशनल, पहले टू डायमेंशनल स्पेस का हम बात करते हैं। टू डायमेंशनल स्पेस में मान लीजिए P, जिसका कोऑर्डिनेट है XY, यही पॉइंट का मान लीजिए पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है r थीटा। तो हम लोग कैसे हम लोग मैंने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से कार्टेशियन से पोलर में जाएंगे, तो हम लोग जैसे पुट करते हैं इस टाइप का रहने से। अच्छा एक मिनट, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि XY क्या है, यहां से यहां का डिस्टेंस है, हाँ ये डिस्टेंस, इस पॉइंट का ये ओरिजिन है, मतलब और इस पॉइंट P का कोड मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अगर XY है तो निश्चित रूप से ये X है और ये Y है, मतलब ये Y ये X है, और इस पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट है r थीटा, मतलब निश्चित रूप से इसको अगर हम लोग O के साथ ओरिजिन के साथ मिला देते हैं तो ये हो जाएगा r, ये हो जाएगा थीटा। ठीक है, तो इस ट्रायंगल से देखिए, इस ट्रायंगल से हम लोगों को क्या मिलेगा, इस ट्रायंगल से हमको मिलेगा y इज इक्वल टू r cos थीटा, सॉरी
y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और इसी ट्रायंगल से x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए एक बात है कि y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, मतलब ये y किसका फंक्शन है, इसमें दो वेरिएबल एक r और थीटा का, तो इसीलिए y को हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि y किसका, r और थीटा का फंक्शन है। इसमें x भी r और थीटा का फंक्शन है, मतलब इस r को भी हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी यस x को भी हम लोग लिख सकते हैं क्या, x को भी लिख सकते हैं हम लोग r और थीटा का फंक्शन। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। अगर कहा जाए कि इसमें क्या होगा, ये जो r क्या होता है, r इज इक्वल टू ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला ये ओरिजिन से अगर लगा देंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट अंडर हो जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ ना, r अगर बोला जाए तो r में भी x और y है, तो इसीलिए r इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ x एंड y। एंड थीटा अगर बोला जाए तो थीटा क्या होता है, इसमें अगर टेन थीटा लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y बाई एक्स होता है। इसका मतलब हुआ कि थीटा जो है थीटा भी y और x का फंक्शन है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले जाने के लिए। अब आते हैं कि अगर हम लोग का थ्री डायमेंशनल स्पेस आ जाता है, तो थ्री डायमेंशनल स्पेस में क्या तीन कोऑर्डिनेट होता है, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, अगर n डायमेंशनल स्पेस आ जाता है, थ्री डायमेंशनल स्पेस में मान लीजिए x y z हो गया। ठीक है, तो इसमें जो टेंसर एनालिसिस में इसको जो हम लोग डिनोट करते हैं, ये x को x1, y को x2 इस सुपर स्क्रिप्ट से और z को z3, मतलब ये जो x y z एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है थ्री डायमेंशनल स्पेस में, ये टेंसर एनालिसिस में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इस पॉइंट को क्या रिप्रेजेंट करते हैं ना, x1 x2 x3। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर n डायमेंशनल स्पेस है, n डायमेंशनल अगर स्पेस है तो x1 x2 x3 डॉट 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 x है, तो किसी पॉइंट मैंने n डायमेंशनल स्पेस का किसी एक पॉइंट को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। मान लीजिए कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के आधार पर n डायमेंशनल स्पेस का कोई एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ये, और मतलब उसी पॉइंट का दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के आधार पर, मतलब कि ये है मान लीजिए x बार 1 x बार 2 x बार 3 डैश 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 x बार n। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग कैसे उसको ट्रांसफर करेंगे। मान लीजिए कि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q। ठीक है, सॉरी नहीं, ये भी पॉइंट P है। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग कैसे लिखते हैं, ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं। ठीक है, ये भी सेम पॉइंट का बात किए ना, तो ये पॉइंट भी P होगा। ठीक है, तो ये दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम के आधार, इक्वल नहीं बोल सकते हैं, मतलब एक ही पॉइंट का, मतलब एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के आधार पर ये है, जैसे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के आधार पर इसका आर थीटा हो रहा था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का आधार पर ये एक्स वाई हो रहा था। ठीक उसी प्रकार से ये पी पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के आधार पर ये हो रहा है, दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम के आधार पर ये हो रहा है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने x को r और थीटा का फंक्शन के फॉर्म में लिखे हैं, y को भी r और थीटा का फंक्शन के फॉर्म में लिखे हैं, तो इसी प्रकार से x1 को भी हम लोग लिख सकते हैं, x1 भी किसका फंक्शन होगा ना, x बार 1 x बार 2 x बार 3 डैश 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 x बार n का फंक्शन होगा। अगर बोला जाए कि x2 क्या होगा ना, x2 भी होगा क्या, x बार 1 x बार 2 x बार 3 डैश 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 x बार n का फंक्शन होगा। ठीक है, x3 क्या होगा ना, x3 भी होगा x बार 1
एक्स बार 2 एक्स बार 3 डैश 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 एक्स बार एन का फंक्शन। इसी प्रकार से अगर बोला जाए कि एक्स एन क्या होगा, ना एक्स एन होगा एक्स एन एक्स बार 1 एक्स बार 2 एक्स बार 3 डैश डैश एक्स बार एन। यदि हम मैंने इसको बोलेंगे एक्स बार 1 क्या है, तो जैसे यहाँ क्या एक्स आर और थीटा का फंक्शन, वाई भी आर और थीटा का फंक्शन, लेकिन आर किसका फंक्शन है, आर एक्स और वाई का फंक्शन, थीटा भी एक्स और वाई का फंक्शन। तो इसीलिए अगर हम बोलें कि एक्स बार क्या है, एक्स बार, तो एक्स बार 1 है, ये जो एक्स बार 1, ये एक्स बार 1 है किसका फंक्शन, ना x1 x2 x3 डैश डैश xn का फंक्शन। एक्स बार 2 है, ये एक्स बार 2, ये है, ये भी है x1 x2 x3 डैश 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 xn का फंक्शन। और इसी प्रकार से अगर हम देखने जाएंगे तो एक्स बार n क्या है, ना ये एक्स बार n भी है x1 x2 x3 डैश 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 xn का फंक्शन। ठीक है, तो ये था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट